IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी हम करवा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू। ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं और आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। टेंजेंट्स का हमारा डिस्कशन चल रहा है हाइपरबोला चैप्टर में। ये सारी बातें हम सर्कल, पैराबोला और एलिप्स में करते आए हैं। उसी तरीके से हम हाइपरबोला के पर्सपेक्टिव से भी इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरा यकीन है आप जानते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आप याद रखें, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस बनेंगे और इनको ही हमें वर्कआउट करना होगा। तो वन आफ्टर अनदर कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था और बाकी प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप जानते हो ये जो सिंगेज का पैकेज है ये एक्चुअली 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी किताबें कर रहे हैं, हम हर एक चैप्टर कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होते हैं। सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद वहाँ पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को कैटर करते हैं और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। आपके 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को थरोली कवर करते हुए ये एक प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जा रही है। हाइपरबोला में अगर मैं आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये रही आपकी अगली प्रॉपर्टी। याद करिए ये प्रॉपर्टी आपके लास्ट लेक्चर का ही एक्सटेंशन है। इमेज ऑफ वन ऑफ द फोकाई इन द टेंजेंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग अदर फोकस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो तो ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये महज वही पॉइंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट को लेकर समझा था। फोकल रेडियस यानी जो आपकी दोनों रेडाई हैं, फोकल रेडाई, उनको लेकर मैं याद दिलाता हूँ आपको ये बात। अगर आप याद कर पाएँ तो गौर से सुनिएगा कि सर अगर ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और आपके कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, है ना, और यहाँ पर आपका ये रहा आपका पहला हाइपरबोला और ये रहा आपका दूसरा हाइपरबोला। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो? अब सुनिएगा ध्यान से। आप ये कर रहे हैं सर, गौर से सुनना, कि इसके किसी ना किसी पॉइंट पर मैं कहीं ना कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये मान लो इसके इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट की खास बात यह है कि मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस को और इसी तरीके से इसे यहाँ पर मिलाया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? ऐसा क्यों किया? मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर मेरी पहली फोकस है जिसे आप कह लें AE,0 और ये आपकी दूसरी फोकस है जिसे आप कह लें -AE,0, जिसे आप S' से डिनोट कर ले, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था जिस पर आपने टेंजेंट बनाई है और जिससे आपने फोकल रेडाई बनाई है PS और PS'। आपको याद है प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सर कि ये जो आपका टेंजेंट है ये एक एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। नहीं, ये और ये आपके क्या होंगे, ये और ये दोनों आपके एंगल सेम होंगे। और इसके साथ अगर मैं स्ट्रेट लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पर आ जाऊं और आपसे पूछूं कि सोच के बताओ भाई, इस S' पॉइंट का जो कि इस लाइन पर लाई करता है का मिरर इमेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर आप कुछ मत करिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए कह लूँ M, है ना, और ये डिस्टेंस ये इक्वल होगी और ये आपकी लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ये इन दोनों लाइंस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का मिरर की तरह बिहेव करेगा। यानी इस पॉइंट की जो कि इस लाइन पर लाई करता है का मिरर इमेज मुझे इस लाइन पर मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस फोकस का मिरर इमेज, इस फोकस का मिरर इमेज इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, इस फोकस का मिरर इमेज इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मुझे इस लाइन पर मिल जाएगा। यानी ये जो होगा इसे मैं क्या कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसे मैं कह लेता हूँ S का मिरर इमेज, जिसे मैं कह लेता हूँ SM। गौर से सुनिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी फोकस का, ये प्रॉपर्टी है उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी फोकस का किसी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पूछा जाए, किसी भी फोकस का किसी टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज पूछा जाए, तो वो मिरर इमेज एक खास लाइन पर लाई करता है। वो खास लाइन क्या होती है? वो खास लाइन होती है वो लाइन जो कि जिस
टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आपने मिरर इमेज निकाली ना, उसने जहां हाइपरबोला को टच किया है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसको वो दूसरी फोकस से मिलाने वाली लाइन। और ये सब क्यों हो रहा है, शायद ये बात का मुझे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, ये बात आप खुद महज अपने कॉमन सेंस से जानते हैं। क्या कॉमन सेंस? क्योंकि सर हम जानते हैं ये जो टेंजेंट है, दिस इज नॉट जस्ट अ टेंजेंट बट इट इज ऑल्सो बिहेविंग एज एन एंगल बाइसेक्टर फॉर दीज टू फोकल रेडाई। विच टू फोकल रेडाई? PS and PS dash, which means any point lying on PS will have its mirror image with respect to this line on the other line PS dash, which means if this point S happens to lie on this line PS, it will eventually have its mirror image with respect to this tangent on the line PS dash. I hope you all are comfortable with this very small, simple, straightforward fact कि इसमें कोई नई विशेष खास बात नहीं है सर, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने पढ़ा है और ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि टेंजेंट अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये होना तय है। ये तो अंडरस्टूड सी, सेल्फ एविडेंट सी बात है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अरे तो अपेरेंट है ना, ये तो होता ही है, ये ऐसी बात हो जाएगी। अब क्या ये बात आप सब सहमत हैं इस बात से? मैं फिर से दोहरा दूं, अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसा बन सकता है कि वो कोई टेंजेंट दे दे, वो कुछ इसको दे दे और इसके बारे में पूछे, तो शायद हो सकता है मैं क्या यूज़ करूं कि सर ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मैं इस तक आना चाहूं तो कुछ ऐसी हेल्प ले रहा हूँगा। कैसी हेल्प? कि इसका मिरर इमेज इस लाइन पर लाई कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ करके हम ढूंढ लेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाए? ये बात याद रहेगी क्या? यही बात यहाँ पर लिखी गई, अगर आप ठीक से पढ़ ले तो। क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है इमेज ऑफ वन ऑफ द फोकाई, जो दोनों फोकाई हैं आपके, उनमें से कोई एक फोकस आप चुनें, उसकी इमेज ढूंढें किसी भी टेंजेंट में, तो वो लाई करती है किस पर? जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस टेंजेंट का, उसे आप दूसरी फोकस से कनेक्ट करिए उस लाइन पर। लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द अदर फोकस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यही बात आपको कहने की कोशिश की गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और यही बात यहाँ पर वो लिखकर बता रहा है उसी तरीके से जो उसने F1R और F2 और P दिए हैं, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो आपको समझा रहा है। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से समझे तो एक काम करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला की इक्वेशन जानना चाह रहा है, ठीक है सर, जिसकी दोनों फोकाई मुझे उसने दे दिए और उसने कह दिया कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इसकी टेंजेंट है, ठीक है सर। और इस दरमियान वो आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आप इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर दोनों निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, अगर दोनों फोकाई दिया है, मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ, है ना, ये हिंट सुनते जाइएगा, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली हिंट, अगर दोनों फोकाई आपको दिए हैं, है ना, तो क्या आप इसके सेंटर तक पहुँच सकते हो? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको बात स्ट्राइक कर गई है तो। जैसे ही मैं इसके सेंटर तक पहुँच गया तो क्या मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सर सेंटर पता चल जाएगा। मुझे पता करने होंगे क्या? आपके ट्रांसवर्स एक्सिस, मुझे पता करने होंगे आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कौन से? कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में कुछ चीज़ें, तो वो भी निकालेंगे सर, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन तो वैसे ही बनेगी ना। दूसरी बात, जब मैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस पता कर पाऊँ अगर और इक्वेशन तक आ जाऊँ, तो मैं थोड़ी सी हेल्प इस टेंजेंट की ले सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरा सजेशन जो है आपको वो ये है कि आप फोकाई के ऑर्डिनेट्स को देखो। एब्सिसा जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उनके ऑर्डिनेट्स देखो, आपको एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ नज़र आएगी जिससे आपकी बात बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर क्या सर? फिर मैं एक छोटा सा काम आपसे करवाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा, इसी से आपकी सारी बात खत्म हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात। अगर कोई टेंजेंट मुझे दी गई है तो इस पर आता हूं मैं, पर पहले मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस बात का क्या मतलब है। आप सोच के देखो, S और S डैश 2,1 और 10,1, इनका अगर y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो शैलाई से आपका जो फोकाई हैं वो किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन पर लाई करते हैं, और वो जो लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो है y = 1। और अगर दोनों फोकाई इस पर लाई करते हैं तो शैलाई से सर कहानी तो खत्म हो गई, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस तो मिल गया। मेरा यकीन करिए, आपको सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस भी मिल जाएगा। क्यों? सुनिए, एक बात तो मैं तय रूप से जानता हूं कि आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा कॉन्जुगेट एक्सिस।
निकाल लेंगे इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे ये तो पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेट एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब जो हमारे इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, आप समझ पा रहे हो, इलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी कुछ इस फॉर्म में बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपके h और k क्या होंगे सर? यहाँ पर जो आपके h और k होंगे वो निश्चित रूप से आपके इसके सेंटर होंगे, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसमें k तो आपको अभी पता ही है। चलो छोड़ो सारी बातें, आप एक बात बताओ, इसके दोनों फोकाई हैं 2,1 और 10,1। इसके जो दोनों फोकाई हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मैं देख पा रहा हूँ सर, वो क्या है 2,1 और 10,1 है ना। ये मान लो आपका क्या रहा, हाइपरबोला। ये है लेट्स से आपका हाइपरबोला, इस तरीके से ये कुछ ऐसा बन सा रहा है ना। ये आपका हाइपरबोला बन जा रहा है ना। अब इस हाइपरबोला में मुझे क्या दिख रहा है, फोकाई। फोकाई क्या है सर? 2,1 और 10,1। चला से ये जो फोकस है, ये अगर 2,1 है, जो दूसरा फोकस होगा वो क्या रहा होगा सर? वो रहा होगा 10,1। कोई स्टूडेंट मेरी मदद कर सकता है ये जानने में कि सर आपको दिख नहीं रहा है क्या? सेंटर तो आसान है। सेंटर इसलिए आसान है क्योंकि सेंटर से फोकस, जो दोनों फोकाई आपके होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं ना, तो सेंटर मिड पॉइंट होता है। तो 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना 6, और ये तो उसी पर लाई कर रहे हैं तो ये 1 ही रहेगा। आपका मन नहीं मान रहे तो 1 + 1 2/2 कर लो, समझ पा रहे हो आप। तो ये रहा आपका सेंटर, और आपको टेक्निकली कॉन्जुगेट एक्सिस की भी इक्वेशन मिल गई जो कि क्या है, x = 6। ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। आप हाइपरबोला की इक्वेशन के काफ़ी नज़दीक हो, क्योंकि अगर आप मुझसे कोई पूछे तो मैं इतना तो लिख सकता हूँ x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको पता चल जाए, फोकाई को थोड़ा ध्यान से देख लेने पर कि सेंटर कहाँ है, तो आप ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस तक पहुँच जाओगे। पहुँच गए। अब सर इसकी ना एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट ने क्या किया? उस टेंजेंट ने ये किया कि वो टेंजेंट है, मतलब उसे कहीं ना कहीं वो टच कर रही होगी, बिल्कुल टच कर रही होगी। अब एक रैंडम सा बस आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट कैसी होगी। देखो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो एक नॉर्मल सी टेंजेंट है वो। आप सारी बातें छोड़ो, बस मैं एक थोड़ा सा हल्का सा उसको बस थोड़ा प्रॉपर्ली बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y 9 आता है, y की जगह 0 रखता हूँ तो x 9 आता है, यानी 9,0 0,9 से वो पास होती है ना। 9,0 0,9 मतलब मोटा मोटा अगर ये 10,1 है ना, तो 1 अगर y का यहाँ है तो इधर कहीं आपका 9,0 होगा, और इधर कहीं ये 6,1 है तो यहाँ कहीं 0, मतलब ये एक ऐसी टेंजेंट है। बस मैं एक प्रॉपर टेंजेंट नहीं बना रहा हूँ, बट एक टेंजेंट बना ले रहा हूँ, रैंडम सी मान लो ये वो टेंजेंट है। तो सर इस टेंजेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है? आप सोच के देखो, इस टेंजेंट से बहुत कुछ हो रहा है। ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? इस टेंजेंट की इक्वेशन है x + y - 9 = 0। क्या आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं याद दिलाता हूँ सर। इस टेंजेंट से मैंने इस पर मतलब इस फोकस से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और इस फोकस से इस टेंजेंट पर यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये। क्या अब आपको कुछ याद आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है तो भाई गड़बड़ है। चलो मैं थोड़ी और आपको चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस फोकस को मैं कहता हूँ F1, इस फोकस को मैं कहता हूँ F2, इस फीट को मैं कहता हूँ M1, और इस फीट को मैं कहता हूँ M2। अभी भी याद नहीं आया क्या? यार याद करो, क्योंकि अब याद आना चाहिए। अच्छा चलो और याद दिलाता हूँ। क्या आप ये भूल गए हो कि सर फोकाई से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के फीट से फोकस की जो डिस्टेंस है, और वो जो दूसरी फोकस है उससे उस टेंजेंट पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के फीट से जो डिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट आपके सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होता है? भूले तो नहीं हो? अच्छा सर ठीक है, ये बात तो हम मान गए। तो आपके फोकस कौन कौन है? आपके जो फोकाई हैं 2,1 और 10,1, और टेंजेंट क्या है सर? वो है x + y - 9। तो एक काम करिए, मुझे आप F1m और F2m निकालने में हेल्प करिए। तो आपके जो फोकस हैं सर वो हैं आपके 2,1 और 10,1 है ना, और टेंजेंट क्या है सर? वो है आपकी x + y - 9 = 0 है ना। अब अगर मैं इनसे ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर्स की लेंथ निकालूँ, फीट F1m और F2m की, है ना, तो देखो 2,1 से तो 2 + 1 - 9 डिवाइडेड बाय कितना दिख रहा है? √2। समझ में आ रहा है क्या?
सिमिलरली F2m निकाला तो वो कितना आ जाएगा, गौर से देखो, डिस्टेंस लिख रहा हूँ तो 10 + 1 - 9 है ना, डिवाइडेड बाय कितना, सही तो लिख रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसमें, बहुत ही अजीबोगरीब सी प्रॉब्लम कि अगर मैंने 10 और 1 रख दिया, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे वो 9 लगा एक सेकंड के लिए, बिल्कुल सही है। तो ये डिस्टेंस आएगी, ये वही है a1x + b1y + c अपॉन, मतलब प्लस c1 अपॉन a² a1² + b1² अंडर रूट में। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया है इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। आई होप आप ये जानते हैं, है ना। इसके साथ अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो क्या सर, ये f1m1 ये f2m2 वो किसके इक्वल होगी, b² के, ठीक है सर। अब क्या देखो, 2 + 1 3, 9 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 6, मॉड लगा है तो सिर्फ क्या लेंगे 6, 11 + 1 सॉरी 10 + 1, आई एम रियली सॉरी, यही होता है यूजुअली पढ़ाते वक्त मेरे साथ समझाने के दौरान कि कैलकुलेशन मन में आगे तक चल रही होती है पर बोल में कुछ और रहा होता हूँ और समझाओ कुछ और रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा सिंक में गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से सुना, कहीं कुछ गलती हो तो ध्यान से देखना। 11 - 9 कितना 2, मतलब टेक्निकली मैं आपके लिए 11 + 1 बोल रहा था पर मेरे लिए दिमाग में वो कैलकुलेशन हो चुकी थी कि क्या कैंसिल होकर क्या बी की वैल्यू आ रही, और आप भी इतना ही तेज सोचें। ये अभी आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, पर अगर आप IIT JEE एडवांस या JEE मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत फटाफट करेंगे ये सारे काम, है ना, ये बात आप जानते हैं। तो सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 11 - 9 2, तो ये दिख रहा है 2, और डिवीजन में क्या, √2 × 2 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b² कितना आता है, b² आपका आता है 6। अच्छी बात है सर। जैसे ही मुझे पता चला b² 6, तो सर जीवन की एक समस्या और दूर हो गई कि मुझे b² भी 6 पता चल गया, तो मैंने काफ़ी हद तक इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या, अब एक छोटा सा काम सोच के देखो, b² 6 पता चला ना, एक बात बताओ, F2 और F1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर, F2 और F1 के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो देखो, ये 2 है, ये 10 है, तो टोटल 8 डिस्टेंस है इनके बीच, अगर आप देख पा रहे हो, है ना, मतलब ये पैरेलल है, तो 1 और 1 फिक्स्ड है, तो बस इन दोनों का डिफरेंस ही तो डिस्टेंस है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 - 1 0 का स्क्वायर, तो 64 + 0 64 का √8। पर इतना क्यों करना है भाई, आई होप आप ये समझ पा रहे हो, 10 - 2 यानी 8। इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, अरे भाई आप सोच के देखो, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर मैं पिक्चर में ले आया हूँ, दोनों फोकस क्या होती हैं सर, पहली फोकस होती है आपकी -a, 0, मतलब अभी फिलहाल वो नहीं है 0, पर वो जो भी है, पर दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस हमने पढ़ी है, दोनों जो आपकी फोकाई होती है उनके बीच की डिस्टेंस 2AE होती है, और आप उसे कह रहे हो 8। जी हाँ, मैं उसे कह रहा हूँ 8। तो AE कितना आ रहा है सर, AE आ रहा है 4। आपको पता चला AE, आपको पता चला b², आप सुन रहे हैं, तो क्या मैं किसी ना किसी तरीके से एक इक्वेशन और बना सकता हूं सर, मुझे एक इक्वेशन और आती है बनाते, जिससे शायद बात बन जाएगी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। e² होता है 1 + b² अपॉन a², भूले तो नहीं हो, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ध्यान से देखो, मैंने a² यहाँ लिखा तो e² विल बी a² प्लस b² और अपॉन वाला a² यहाँ पहुँचा दिया। इस a² को मैं इधर लेकर जैसे ही आया, है ना, तो ये क्या दिखता है सर, ये दिखता है a² e² माइनस a² इज इक्वल टू b²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम करो, इसे ऐसा लिख लो, a² e² इस b² को इधर लाए और उस a² को उधर पहुंचा दिया। ऐसा क्यों किया, देखो भाई क्वेश्चन खत्म होने को है, इसका स्क्वायर करो, तो a² e² कितना आता है सर, 4 का स्क्वायर 16। क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गौर से देखो, a² e² कितना 16, b² कितना 6, और 16 - 6 कितना 10, तो a² की वैल्यू कितनी आई 10। अब अगर मुझे a² भी पता चल गया तो मुझे कुछ और जानने में रुचि नहीं है, क्यों, क्योंकि सर मैं शायद हाइपरबोला की इक्वेशन ढूंढ चुका हूँ। वो क्या होगी सर, x - 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² विच इज़ व्हाट, आई थिंक 10 ही आया था ना, बिल्कुल सही, प्लस, आई एम रियली सॉरी, मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये हमने बेवकूफ़ी करी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये माइनस होगा क्योंकि आप हाइपरबोला लिख रहे हो, एलिप्स नहीं है ये, है ना, माइनस, बस ऐसे सिली एरर्स आप अवॉइड करना। y - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब आपको दिख जाएगा, तो आप कुछ अपने काम में बिजी रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसे सिली एरर्स कर देते हो, पर वो कैलकुलेशन के वक्त आपका कुछ गड़बड़ ना करता है ना, बस ये ध्यान रखना।
मतलब एक पता नहीं अब कहाँ ध्यान रहा होगा, कैसे लिख दिया होगा, पर ये हो जाता है, ये आपके साथ भी होगा। तो इन छोटे छोटे एरर्स को थोड़ा केयरफुली करिएगा, मतलब गलती होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर कुछ तो भी आ जाएगा। आप घबरा जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में कि सब सही क्या फिर भी नहीं आया, तो एक बार फटाफट थोड़ा सरसरी निगाहों से चीज़ों को देख लेना, आपको दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ साइन का हेरफेर है। अगर ये बना मेरा क्या, ये बना हमारा हाइपरबोला। अब सोच के बताओ, इस हाइपरबोला में अगर इसका डायरेक्टर सर्कल, मेरे ख्याल से डायरेक्टर सर्कल के बारे में ही उसने पूछा था, बिल्कुल इसके डायरेक्टर सर्कल को वो बनवा रहा है आपसे। डायरेक्टर सर्कल को लेके सर मैंने कुछ बातें पढ़ी हैं, मेरी बातें ये हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये होती है कि ये आपका होता है ए स्क्वायर और ये आपका होता है बी स्क्वायर, और मैं देख पा रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, यानी ए अभी बी से बड़ा है। ऐसा होता नहीं है, पर अभी मैं फिलहाल कहूँ तो आपके ए और बी दोनों पॉजिटिव ही रहते हैं, तो अभी 10 और 6 के जो अंडर रूट्स होंगे, वो पॉजिटिव वाले अंडर रूट की मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़े ही होंगे, तो बिल्कुल सर ए बी से बड़ा है। और हम जानते हैं कि अगर ए बी से बड़ा हो तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता है। अब डायरेक्टर सर्कल को लेके मैं ओपिनियन क्या रखता हूँ अपना, कि सर जो आपका डायरेक्टर सर्कल होता है ना, उसका सेंटर वही होता है जहां पर आपके हाइपरबोला का सेंटर हो, भूले तो नहीं हो। और सर डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होती है, डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर अगर डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और उसकी रेडियस पता चल गई तो इक्वेशन लिखने में कोई नुकसान है क्या? मैं लिख सकता हूँ, क्या होगा सर डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का, मतलब रेडियस 4 नहीं है ना, रेडियस आपकी 4 का अंडर रूट होगी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो 10 माइनस 6 का अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। क्या मेरी आपको बात समझ आ रही है? तो ये तो रहा आपका क्या भाई, हाइपरबोला, और ये इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल। क्या ये एक बहुत टफ, बहुत मुश्किल, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं पता था? इसमें कोई ऐसी बात थी जो आप नहीं जानते थे? इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने कभी सॉल्व ना की हो? मेरे ख्याल से हर एक चीज़ आपको पता है, आप करते आए हैं, आपने निकाली है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। सॉर्टेड है कहानी। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहता है आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, यानी ये हुआ आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्या लिख रहा है वो ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ लें। वो कह रहा है आपसे फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर कोई कभी भी सर्कल को लेकर आपसे कॉमन टेंजेंट पूछे तो क्या इस हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट मैं लिख सकता हूं? सर वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 से 144 को डिवाइड किया तो कितना, 16, यानी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 से 144 को डिवाइड किया तो कितना, 9 इज इक्वल टू 1। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो क्या सर? स्लोप फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस जो भी आप लिखना चाहो, ए स्क्वायर कितना 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अगर आपके अकॉर्डिंग ये इसकी टेंजेंट है जो कि इस सर्कल की भी टेंजेंट है, तो सर इस सर्कल को लेकर मेरा ओपिनियन है कि सर्कल का सेंटर है 0,0 और इस सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, इस सर्कल की रेडियस है 3। मेरा आपसे ये कहना है कि ये लाइन जो कि आपके इस हाइपरबोला की टेंजेंट है, कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली इस सर्कल की भी अगर टेंजेंट है, तो क्या मैं ऐसा कहूं कि अगर सर्कल की कोई टेंजेंट है तो उसकी 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है? और मेरा मानना है इतना आप कर लेंगे। काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कर दिया है और अब आप कर लेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन शायद देख के कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट घबराएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को हम डिमीन कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप, मतलब उनको छोड़ो, आप तो ये बात पे फोकस करो, अगर आप इंसाइटफुली हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन जो कि शायद देखकर ऐसा लगे कि सर क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो आप इतनी आसानी से कर लोगे, क्योंकि अब हमने हर एक चीज़ की बारीकियाँ सीखी। आई होप आपको अब समझ आ रही है चीज़। और अब आपसे क्वेश्चंस होते हैं जो शुरुआत में बहुत अजीबोगरीब हवा बना था कि सर नहीं हो रहे हैं, अब आपसे होते हैं क्वेश्चंस। आप उठा के देखिएगा, आपसे क्वेश्चंस होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाइए, कहीं नहीं जा रहे, कोई क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। मैं JEE एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ IIT JEE मेंस की, है ना। आप एडवांस के भी उठाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप निश्चिंत होकर कर पाएंगे। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं मूव करूँ तो ये आता है आपका अगला क्वेश्चन।
ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन ही है, इसे आप असाइनमेंट क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करें। वो क्या लिख रहा है उसे गौर से देखिए। वो कह रहा है एक पॉइंट है P which moves such that the chord of contact of the pair of tangents from P on the parabola touches the rectangular hyperbola। अब ये rectangular hyperbola क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से तो आपको पता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसका ए और बी सेम होता है और इसकी इसेंट्रिसिटी भी फिक्स्ड होती है, आप अगर भूले नहीं हो तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप लोकस बताओ पी का कि वो ये एलिप्स होगा। गौर से सुनना, मैं अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की किसी पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पी का लोकस निकालना है, तो मैं पी को क्या मान लूंगा? मैं पी को मान लूंगा h कॉमा के। सुन रहे हैं आप लोग? वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने इससे पी जो है आपका h कॉमा के से, इससे आपने क्या बनाया? आपने एक पैराबोला लिया है ना, और ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, अगर आप भूले नहीं हो तो, है ना। ये आपका एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये वाला आपका स्टैंडर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से, है ना। इस स्टैंडर्ड पैराबोला में किसी एक पॉइंट से, लेट्स से मैं उस पॉइंट को यहाँ बना लेता हूँ h कॉमा के से, आपने क्या की? टेंजेंट्स ड्रॉ की। तो टेंजेंट बनाई तो एक टेंजेंट तो ये होगी, है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और एक टेंजेंट बनाई तो वो टेंजेंट ये होगी। अब इन पेयर ऑफ टेंजेंट से आपने क्या बनाई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रही है? तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी इक्वेशन क्या आप बहुत मुश्किल से लिखेंगे? सर मेरा कहना है तो हमारे जीवन का सबसे आसान काम है। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा t इज इक्वल टू 0 से, तो आप अप्लाई कर दोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे h कॉमा कैसे t इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ky इज इक्वल टू 4ax, तो हो जाएगा 2a x प्लस x1 यानी x प्लस h। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, आप कर लोगे क्या? ये हो जाएगा 2ax माइनस ky प्लस h इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई, यानी h कॉमा k के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जिसको मैं कह लेता हूँ, जैसे अगर ये पॉइंट है आपका P, इसे मैं कह लेता हूँ Q और इसे मैं कह लेता हूँ R। अब ये जो QR बनी है, ये जो ये लाइन बनी है, इसको लेकर उनका ओपिनियन ये है कि वो इस हाइपरबोला की एक क्या है? एक टेंजेंट है, टचेस द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे एक बात बताओ, अगर एक हाइपरबोला मैंने चुना और उसकी अगर कोई टेंजेंट मुझे मिली तो मैं क्या करूंगा? मैं इस हाइपरबोला की, मतलब इस हाइपरबोला की टेंजेंट नहीं लिख सकता क्या? सर ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। हाइपरबोला की टेंजेंट को लेके तो ओपिनियन सॉर्टेड है ना सर। आप देखो, अगर मैं हाइपरबोला की टेंजेंट अपने अकॉर्डिंग लिखूं, मान लो मैं स्लोप फॉर्म में लिखता हूं, तो वो मैं क्या लिखता हूं? वो मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू mx, है ना, प्लस ही लगा लेते हैं, एक सिंपल सा साइन लेकर, अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या रहेगा आपका? c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर m स्क्वायर, है ना, माइनस b स्क्वायर, वो भी क्या है आपका? c स्क्वायर। तो ये आपके हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है, किसकी? इस हाइपरबोला की। अब आप एक बात बताओ, उन्होंने आपसे ये कहना चाहा है कि जो टेंजेंट आपने लिखी है, इसे भी मैं थोड़ा रीराइट कर देता हूँ, mx, है ना, मैं इसे यहीं लिख देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ mx माइनस y प्लस अंडर रूट ओवर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। अब जो हमने हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है वो ये है, और उनके अकॉर्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये थी, और ये दोनों लाइन सेम है। जो इसके अकॉर्डिंग पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस हाइपरबोला की टेंजेंट है, और जो हमारे अकॉर्डिंग हाइपरबोला की टेंजेंट है वो उस पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। मतलब ये जो दो अलग अलग इक्वेशंस आपने लिखी हैं वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि क्या है आपकी QR। और अगर ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। तो इक्वेशंस आइडेंटिकल है मतलब उनके x के रेशियोज, है ना, x के कोफिशिएंट्स के रेशियोज मतलब 2a/m, उनके y के कोफिशिएंट्स के रेशियो मतलब -k/-1, इवन उनकी क्या कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज, यानी क्या h/√ओवर क्या c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये सेम होंगे। अब आप एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, आप h और k में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवा लोगे और m को आप एलिमिनेट करवा दोगे, और जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा h और k में वो आपको इस इक्वेशन तक ले आएगा। मेरा ये मानना है। अब इतना आप करें, क्योंकि ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, पूरा डेटा आपको दे दिया है, हर एक चीज़ दे दी है। क्या एक क्वेश्चन बहुत टफ है? हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ये आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हियर कम्स अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें क्या लिख रहा है वो गौर से सुनिए। इफ द chord of contact of tangents from point -4,2 and 2,1 to this hyperbola are at right angle। सोच के देखो, उसने पूरी कहानी खत्म कर दी है। आप एक बात बताओ,
-4,2 से इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकते हो क्या? सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दी जाती है t = 0 से, तो अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढता हूँ -4,2 से, तो हो जाएगा -4x अपॉन a स्क्वायर, फिर क्या प्लस, है ना, तो -2y अपॉन b स्क्वायर -1, है ना, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। दूसरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 2,1 से मैंने बनाई, तो 2,1 से जब मैंने बनाई तो क्या आ जाएगा सर, वो होगा 2x अपॉन a स्क्वायर, है ना, फिर क्या -y अपॉन b स्क्वायर -1 = 0। ये दो लाइंस हैं, बिल्कुल सर अच्छी बात है, ये दो लाइंस हैं। अब जब मुझे ये दो लाइंस मिल चुकी हैं, अब ये दोनों लाइंस, है ना, t = 0 से हमने बनाई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक -4,2 के रिस्पेक्ट में, 2,1 के रिस्पेक्ट में। उनका कहना है ये जो दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। मेरा बस आपसे कहना है अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप इसकी स्लोप निकाल लेना। क्या निकाल लोगे? y = mx + c में कन्वर्ट करके, और इसकी स्लोप निकाल लेना। जब दोनों की आप स्लोप निकालोगे तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट आप क्या लिख दोगे सर, वो -1 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं -4,2, 2,1 के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर हैं। जब आप ये करोगे तो आप b और a में एक रिलेशन बना लोगे। जैसे ही आप b और a में कोई रिलेशन बना लोगे तो उससे क्या होगा सर, जब मुझे b और a में कोई रिलेशन पता चल जाएगा तो क्या मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ। आई होप आप भूले नहीं हो, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है, तो कुछ ऐसा आप यहाँ से ढूंढ लेंगे, मेरा यकीन करिए, बहुत आराम से ढूंढ लेंगे, और बस उसको करते ही आप आंसर तक आ जाएंगे। कोई टफ क्वेश्चन है क्या ये? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने हर एक बारीकी पढ़ी है, अब हम हर एक बात जानते हैं। और ये कोई लेंदी क्वेश्चन है क्या? लेंदी भी नहीं है, क्योंकि हम फटाफट चीज़ें करना जानते हैं। हमने अब हर एक तरीके पर काम किया, हमने हर एक काम पर काम किया, मतलब हर एक बात पर काम किया। इसके बाद अब अगर मैं अगले आपके असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो ये आता है आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। इसमें वो क्या लिख रहा है? इसमें वो लिख रहा है इफ़ फ्रॉम, मेरे ख्याल से फॉर्म नहीं है, ये होगा फ्रॉम, है ना, ये बेसिकली लिखा है फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना, ये आर है, t(x1, y1 ऑन दिस हाइपरबोला टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला। तो आपने पहले तो इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट चुना है, तो मेरी सलाह है जो वो x1, y1 कह रहा है, क्या मैं उसे पैरामेट्रिकली चुन सकता हूँ? तो पहली हिंट, आप पैरामेट्रिकली पॉइंट्स चुनिएगा। जो आप जानते हो आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे a tan थीटा, b sec थीटा। तो वो x1, y1 को आप अगर चाहें तो a tan थीटा, b sin थीटा ले लेना। फिर जो इस हाइपरबोला पर आपने एक पॉइंट चुना है, ये बहुत स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, अगर आप समझ पा रहे हो तो दो ऐसे होंगे, है ना, और दो आपके ऐसे होंगे। तो आपने क्या किया, आपने इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट चुना और उससे टेंजेंट्स बनाई। तो मान लो एक टेंजेंट तो ये रही और एक टेंजेंट ये रही, है ना, मान लो ऐसा कुछ रहा। तो वो जो टेंजेंट्स आपकी रही हैं, उन टेंजेंट्स को लेकर वो क्या बोल रहे हैं, उस पर बात करते हैं, गौर से सुनना। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला। तो मेरे ख्याल से सर बड़ा आसान सा काम है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आप मुझसे पूछ लो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैं लिख दूंगा s(1) = t² से। आप मुझे इंडिविजुअली पूछोगे तो वो भी मैं जानता हूँ। इवन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए होगी तो मैं t = 0 से लिख दूंगा। सारी बातें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, है ना। अब सुनना वो क्या बोल रहा है, वो बात करते हैं। वो बोल रहा है प्रूव करिए कि जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे ही पिक्चर में आई तो आपको किसके पास जाना है सर, हमें t = 0 के पास जाना है ना। तो इसकी ज़रूरत शायद अभी नहीं है। फिर क्या, वो एक और हाइपरबोला जो कि ये है, वो एक और हाइपरबोला जो कि यही है, मतलब मेरे ख्याल से जो इन दोनों से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी ना, जो इन दोनों से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी वो इस हाइपरबोला को यहाँ टच करती है। वो ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है। आप क्या करना, a tan थीटा, b sec थीटा से इस हाइपरबोला की t = 0 बनाना, जो कि आप बना सकते हो कैसे, गौर से देखो भाई, आप कैसे बनाओगे। आप a tan थीटा यहाँ पास करोगे, मतलब x(x1), तो x टाइम्स a tan थीटा, a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन a टाइम्स x। सुन रहे हैं आप लोग। फिर y(y1), तो y1 की जगह क्या रखोगे, b sec थीटा, एक b से एक b कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कुछ गलत तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं, है ना, एक b से एक b कैंसिल, तो ये हो जाएगा सर माइनस, है ना, sec थीटा अपॉन b टाइम्स y, है ना, और क्या, -1 = 0। अब आपसे वो ये कहना चाह रहा है, कि ये जो लाइन है, ये जो आपने लाइन बनाई है, ये इस हाइपरबोला को
टच करती है, अनदर ब्रांच ऑफ दिस हाइपरबोला। तो आपके यही हाइपरबोला की जो दूसरी ब्रांच है, जो कि अदर ब्रांच है, इसे टच करती है। अब अगर मुझे ये बोला जाए कि इसकी टेंजेंट को मैं ढूंढ लूँ, मैं इसकी टेंजेंट को अगर ढूंढूँ और उसका इससे कुछ कंपैरिजन कर लूँ तो मैं प्रूव कर पाऊंगा। तो हिंट बड़ी सॉर्टेड सी है, आप इसकी टेंजेंट तक आना, आप बहुत आराम से ये बात प्रूव कर पाओगे, बहुत आराम से कर लोगे। क्या ये हिंट समझ आई? मतलब इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम पूरे क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आए हैं वापस सॉल्व कर लेंगे और चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मतलब फिर कोई खास रीज़न बचेगा नहीं इन क्वेश्चंस को करवाने का। तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्रॉपरली आपको क्लियर हुआ? आई थिंक कोई मुश्किल, कोई बहुत टफ या विशेष नई बात तो नहीं थी इसमें, है ना। इसके बाद अब अगर मैं अगले क्वेश्चन पर आऊँ, ये क्लियर है क्या? आई होप हिंट क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है वो सुनते हैं। वो बोल रहा है P एक पैराबोला है। ये भी आपके लिए क्या है भाई, ये आपका आज का अगला असाइनमेंट या होमवर्क क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। P be the perpendicular distance from the center C of this hyperbola to the tangent drawn at point R on this hyperbola। ठीक है सर, अगर नहीं समझ आ रहा है तो विजुलाइज करो। विजुलाइज कैसे करना है? ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला में अगर मैं चीज़ें विजुलाइज आपको करवाऊँ तो मान लो ये आपका हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला का ये सेंटर है। तो इस सेंटर से आपने क्या किया, आपने P be the perpendicular distance from the center C of the hyperbola to the tangent drawn at point R। मैं पहले तो इस हाइपरबोला के एक पॉइंट R पर टेंजेंट बना लेना चाह रहा हूँ। तो ये जो R पर आपने टेंजेंट बनाई ये वो R है। अब इस R पर अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेंटर से, तो इस डिस्टेंस को वो कह रहा है P इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस। कोई परेशानी तो नहीं है ना। वो कह रहा है S और S डैश आपकी दो फोकाएं हैं, तो एक आपकी S है जिसे आप क्या मान लोगे, माइनस AE,0, और S डैश के साथ ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AE,0। गौर से सुनना, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी विशेष नई बात नहीं है। मैं R को क्या पैरामीट्रिकली लिख सकता हूँ, एक पॉइंट क्या A sec थीटा कॉमा B tan थीटा। और अगर ये आपके हाइपरबोला पर लाई करता है तो हाइपरबोला पर लाई करने वाली किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो, t = 0 से। तो जैसे ही उस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, उसकी 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे। आई होप t = 0 से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, समझ पा रहे हो आप लोग। फिर 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें P मिल जाएगा, ये वो P है। आगे सुनो, A और B से छेड़ना ही नहीं है। RS और RS डैश क्या होंगे सर, RS क्या होगा, RS डैश आपकी ये लेंथ होगी जो हम निकाल सकते हैं। अब सोच के देखो, हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, कुछ कहने की जरूरत है क्या, उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इसेंट्रिसिटी टाइम होता है, निकाल लेना, कर लोगे आप। अगर RS के साथ RS डैश पर बात की जाए तो फिर वही बात, हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के लिए करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स यही है, तो इस तरीके से आप निकाल लेना, आप कर लोगे, मेरा यकीन है बहुत आराम से। कोई बहुत विशेष टफ विशेष कुछ भी नहीं है। मतलब RS डैश और RS हमने हर एक बात निकालना सीखी। मतलब अगर मैं इसके आगे करवाऊंगा ना तो क्वेश्चन हो जाएगा और फिर वही बात बिगड़ जाएगी कि आप फिर से चीज़ें खुद से नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, आपसे ये हो, है ना। तो इतनी हिंट सफिशिएंट है, हर एक बात कह दी है जो करनी है, बस अब आपको सॉल्व करना है, यकीन करिए हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए जान लेना आवश्यक है वो ये कि ये सब जो कहानी आपकी चल रही है ये हम सिंगेज, कुछ स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं कि ये सिंगेज जो मैथमेटिक्स का कलेक्शन है 5 किताबों का, उसके थ्रू हम आपकी एक प्रॉपर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं 11th एंड 12th पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए। इन दोनों एग्जाम्स की ये एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रॉपर तैयारी है। मैं स्पेसिफिकली किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके मैथ्स की। आई होप ये दोनों बातों को आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक बहुत अच्छी तैयारी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि ये बुक 5 किताबों का कलेक्शन है, ये महज एक बुक नहीं है। मतलब इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, इसमें कैलकुलस भी आता है, इसमें वेक्टर्स इन 3D, इसमें एल्जेब्रा और इसमें ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करते हैं लोग। और जो ये सिलेबस पूरा कवर करते हैं, हम इनके हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को करते हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, हर वेराइटी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड कॉम्परेंशन बेस्ड हो, हर कैटेगरी जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं हम कवर करते हैं। और कहानी यही नहीं रोकते, हम उसके बाद JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं उस चैप्टर पर बेस्ड, और इस तरीके से एक एक चैप्टर को बाइंड अप करते हैं।
अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाइपरबोला चैप्टर कर रहे हैं, फिर हम इस तरीके से अगला मतलब फाइनल चैप्टर है कोऑर्डिनेट का, फिर कैलकुलस, फिर इस तरीके से एक एक बुक को करेंगे और बहुत प्रॉपर्ली करेंगे। और ये सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई पेमेंट नहीं मांगते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर आपको क्लिक करना होगा। विद दैट मेरा यकीन है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखेगा, रिलेवेंट रहेगी तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।